इसका फाउंडेशन आप सभी का रोवर्स रेंजर्स ट्रेनर्स तथा सर्विस वॉलंटियर्स परियोजना के तृतीय चरण ध्रुव पद के सभी 6 अध्यायों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। आवश्यक सूचना प्रत्येक रोवर्स रेंजर्स को अपने प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक पद का प्रशिक्षण पूर्ण होने पर अपनी हस्तलिखित लॉगबुक बनानी है तथा यह लॉगबुक अपने पेट्रोल लीडर से चेक करवाने के लिए वेब पर अपने लॉगिन से अपलोड करनी है। ध्रुव पद की सभी जांच पूर्ण करने पर प्रत्येक रोवर रेंजर को उनकी मैजिक पॉइंट गुल्लक में मैजिक पॉइंट के रूप में अधिकतम 300 पॉइंट ऑनलाइन प्राप्त होंगे, जिनका उपयोग 7 चरणों का प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत कर सकते हैं। ध्रुव पद जांच 1 प्राथमिक सहायता। प्राथमिक सहायता। किसी अकस्मात दुर्घटना होने के कारण किसी व्यक्ति के घायल होने पर किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा जो सीमित उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक चिकित्सा या प्राथमिक सहायता अर्थात फर्स्ट एड कहते हैं। इसका उद्देश्य प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा कम से कम साधनों में किया गया सरल उपचार है। कभी-कभी यह जीवन रक्षक भी सिद्ध होता है। प्राथमिक चिकित्सा विद्या प्रयोगात्मक चिकित्सा के मूल सिद्धांतों पर निर्भर है। इसका ज्ञान शिक्षित या अशिक्षित व्यक्तियों को इस योग्य बनाता है कि वे आकस्मिक दुर्घटना या बीमारी के अवसर पर चिकित्सक के आने तक या रोगी को अस्पताल ले जाने तक उसके जीवन को बचाने, रोगनिवृत्ति में सहायक होने या घाव की दशा और अधिक निकृष्ट होने से रोकने में उपयुक्त सहायता कर सकें। प्राथमिक उपचार के मूल तत्व। एक रोगी में श्वास, नाड़ी इत्यादि जीवित होने के चिन्ह न मिलने पर उसे तब तक मृत न समझे जब तक डॉक्टर आकर न कह दे। 2 रोगी को तत्काल चोट के कारण से दूर करना चाहिए। 3 जिस स्थान से अत्यधिक रक्तस्राव होता हो उसका पहले उपचार करें। 4 श्वासमार्ग की सभी बाधाएं दूर करके शुद्ध वायु संचार की व्यवस्था करें। 5 हर घटना के बाद रोगी का स्तब्धता दूर करने के लिए उसको गर्मी पहुंचाएं। इसके लिए कंबल, कोट तथा गर्म पानी की बोतल का प्रयोग करें। 6 घायल को जिस स्थिति में आराम मिले उसी में रखें। 7 यदि हड्डी टूटी हो तो उस स्थान को अधिक न हिलाएं तथा उसी तरह उसे ठीक करने की कोशिश करें। 8 यदि किसी ने विष खाया हो तो उसके प्रतिविष द्वारा विष का नाश करने की व्यवस्था करें। 9 जहां तक हो सके घायल के शरीर पर कसे कपड़े केवल ढीले कर दें, उतारने की कोशिश न करें। 10 जब रोगी कुछ खाने योग्य हो तब उसे चाय, कॉफी, दूध इत्यादि उत्तेजक पदार्थ पिलाएं। होश में लाने के लिए स्मेलिंग साल्ट सुंघाएं या नाक व ऊपरी होठ के बीच के भाग को दबाएं। 11 प्राथमिक उपचारक को डॉक्टर के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए बल्कि उसके सहायक के रूप में कार्य करना चाहिए। प्राथमिक सहायता की सीमा। प्राथमिक उपचार आकस्मिक दुर्घटना के अवसर पर उन वस्तुओं से सहायता करने तक ही सीमित है जो उस समय प्राप्त हो सकें। प्राथमिक उपचार का यह ध्येय नहीं है कि वह प्राथमिक उपचारक अथवा चिकित्सक का स्थान ग्रहण करे। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि चोट पर दोबारा पट्टी बांधना तथा उसके बाद का दूसरा इलाज प्राथमिक उपचार की सीमा के बाहर है। प्राथमिक उपचार का उत्तरदायित्व किसी डॉक्टर द्वारा चिकित्सा संबंधी सहायता प्राप्त होने के साथ ही समाप्त हो जाता है, परंतु उसका कुछ देर तक वहां रुकना आवश्यक है क्योंकि डॉक्टर को सहायक के रूप में उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। प्राथमिक उपचार करने वाले व्यक्ति के गुण। प्राथमिक उपचार करने वाले व्यक्ति के गुण निम्नलिखित होने चाहिए। 1 विवेकी, जिससे वह दुर्घटना के चिन्ह पहचान सके। 2
व्यवहार कुशल, जिससे घटना संबंधी जानकारी जल्दी से जल्दी प्राप्त करते हुए वह रोगी का विश्वास प्राप्त करे। 3. युक्तिपूर्ण, जिससे वह निकटतम साधनों का उपयोग कर प्रकृति का सहायक बने। 4. निपुण, जिससे वह ऐसे उपायों को काम में लाए कि रोगी को उठाने इत्यादि में कष्ट न हो। 5. स्पष्टवक्ता, जिससे वह लोगों की सहायता में ठीक अगुवाई कर सके। 6. विवेचक, जिससे गंभीर एवं घातक चोटों को पहचान कर उनका उपचार पहले करे। 7. अध्यवसायी, जिससे तत्काल सफलता न मिलने पर भी निराश न हो। 8. सहानुभूतियुक्त, जिससे रोगी को आत्मविश्वास तथा सांत्वना दे सके। प्राथमिक उपचार में आवश्यक बातें। 1. प्राथमिक उपचारक को आवश्यकतानुसार रोग का निदान करना चाहिए। 2. घायल को कितनी, कैसी और कहाँ तक सहायता दी जाए, इस पर विचार करना चाहिए। रोग या घाव संबंधी आवश्यक बातें। 1. रोगी की स्थिति, इसमें रोगी की दशा और स्थिति देखनी चाहिए। 2. चिन्ह, लक्षण या वृत्तांत, अर्थात घायल के शरीरगत चिन्ह जैसे सूजन, कुरूपता, रक्त संचय इत्यादि प्राथमिक उपचारक को अपनी ज्ञानेंद्रियों से पहचानना आना चाहिए तथा लक्षण जैसे पीड़ा, चक्कर, प्यास इत्यादि पर ध्यान देना चाहिए। यदि घायल व्यक्ति होश में हो तो रोग का और वृत्तांत उससे या आसपास के लोगों से पूछना चाहिए। रोग के वृत्तांत के साथ लक्षणों पर विचार करने पर निदान में बड़ी सहायता मिलती है। 3. यदि कारण का बोध हो जाए तो उसके फल का बहुत कुछ बोध हो सकता है, परंतु स्मरण रहे कि एक कारण से दो स्थानों पर चोट अर्थात दो फल हो सकते हैं, अथवा एक कारण से या तो स्पष्ट फल या कोई दूसरा फल जिसका संबंध उस कारण से न हो सकता है। कभी कभी कारण बाद तक अपना काम करता रहता है, जैसे गले में फंदा इत्यादि। घटनास्थल से संबंधित आवश्यक बातें। 1. खतरे का मूल कारण आग, बिजली का तार, विषैली गैस, केले का छिलका या बिगड़ा घोड़ा इत्यादि हो सकते हैं, जिसका ज्ञान प्राथमिक उपचारक को प्राप्त करना चाहिए। 2. निदान में सहायक बातें जैसे रक्त के धब्बे, टूटी सीढ़ी, बोतलें तथा ऐसी वस्तुओं को जिनसे घायल की चोट या रोग से संबंध हो सुरक्षित रखना चाहिए। 3. घटनास्थल पर उपलब्ध वस्तुओं का यथोचित उपयोग करना श्रेयस्कर है। 4. कंबल, छाते इत्यादि से बीमार की धूप या बरसात से रक्षा करनी चाहिए। 5. बीमार को ले जाने के निमित्त प्राथमिक उपचारक को देखना चाहिए कि घटनास्थान पर क्या-क्या वस्तुएं मिल सकती हैं। छाया का स्थान कितनी दूर है? मार्ग की दशा क्या है? रोगी को ले जाने के लिए प्राप्त योग्य सहायता का श्रेष्ठ उपयोग तथा रोगी की पूरी देखभाल करनी चाहिए। सदमा लगने का प्राथमिक उपचार। सदमा लगने के अंतर्गत निम्नलिखित उपचार करना चाहिए। 1. यदि रक्तस्राव होता हो तो बंद करने का उपाय करें। 2. गर्दन, छाती और कमर के कपड़े ढीले करके खूब हवा दें। 3. रोगी को पीठ के बल लिटाकर सिर नीचा व एक तरफ करें। 4. रोगी को अच्छी तरह कोट या कंबल से ढके तथा पैर में गर्म पानी की बोतल से सिकाई करें। 5. सिर में चोट न हो तो स्मेलिंग साल्ट सुंधाएं और होश आने पर गर्म तेज चाय अधिक चीनी डालकर पिलाएं। 6. जरूरी हो तो ऑक्सीजन अप्लाई करें। 7. रक्तस्राव होने पर निचली एक्सट्रेमिटीज को एलिवेशन दे, परंतु रीढ़ की चोट में ऐसा न करे। सांप के काटने पर प्राथमिक चिकित्सा। जहरीले सांप के काटने पर जल्दी से जल्दी फर्स्ट एड की आवश्यकता होती है। सांप के काटने से त्वचा पर दो लाल बिंदु जैसे निशान आते हैं। जहरीले सांप के काटने पर लक्षण सांप की प्रजाति के अनुसार होता है।
कोबरा या क्रेट प्रजाति के सांप के काटने पर न्यूरोलॉजिकल मस्तिष्क संबंधी लक्षण दिखते हैं, जबकि वाइपर के काटने पर रक्त वाहिकाएं नष्ट हो जाती है। सांप काटने पर लक्षण: सांप के काटने का निशान या सुन्न हो जाना, दर्द की जगह लाल पड़ जाना, काटे हुए स्थान का गर्म लगना और सूजन आना, सांप के काटे हुए निशान के पास की ग्रंथियों में सूजन, आंखों में धुंधलापन, सांस लेने और बात करने में मुश्किल होना, लार बाहर निकलना, बेहोश या कोमा में चले जाना आदि। सांप के काटने पर प्राथमिक चिकित्सा के स्टेप्स: पेशेंट को आराम दें, शांत करें और आश्वासन दें। सांप के काटे हुए स्थान को साबुन से ज्यादा पानी में अच्छे से धोएं। सांप के काटे हुए स्थान को हमेशा दिल से नीचे रखें। काटे हुए स्थान और उसके आसपास बर्फ पैक लगाएं ताकि इससे जहर का फैलना कम हो जाए। पेशेंट को सोने ना दे और हर पल नजर रखे। होश ना आने पर एबीसी रूल अपनाएं, जितना जल्दी हो सके मरीज को अस्पताल पहुंचाएं। सांप के काटने पर इलाज के लिए सही एंटीटॉक्सिन या सांप के सीरम को चुनने के लिए सांप की पहचान करना बहुत आवश्यक है। अस्थिभंग होने पर प्राथमिक सहायता। अस्थिभंग होने पर निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। 1. अस्थिभंग वाले स्थान को पटरियों तथा अन्य उपायों से अचल बनाए बिना रोगी को स्थानांतरित न करें। 2. चोट के स्थान से यदि रक्तस्राव हो रहा हो तो प्रथमत उसका उपचार करें। 3. बड़ी चौकसी के साथ बिना बल लगाए अंग को जहां तक हो सके अपने स्वाभाविक स्थान पर बैठा दें। 4. खपच्चियों, पट्टियों और लटकाने वाली पट्टियों, झोलियों के प्रयोग से अस्थिभंग वाले भाग को यथासंभव स्वाभाविक स्थान पर बनाए रखने की चेष्टा करें। 5. जब संशय हो कि हड्डी टूटी है या नहीं, तब भी उपचार उसी भांति करे जैसा हड्डी टूटने पर होना चाहिए। मोच का प्राथमिक उपचार। मोच का प्राथमिक उपचार: 1. मोच के स्थान को यथासंभव स्थिर अवस्था में रखकर सहारा दें। 2. मोच लगने के तुरंत बाद आप उस जगह पर बर्फ की सिकाई कर दें। मोच आने पर हर 1 से 2 घंटे में बर्फ से सिकाई करनी चाहिए। बर्फ को हमेशा किसी कपड़े में लपेटकर सिकाई करना सही तरीका है। 3. लौंग का तेल अक्सर दांत से जुड़ी प्रॉब्लम को दूर करने में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये तेल मोच की समस्या को ठीक करने में भी मददगार है। इस तेल को 2 चम्मच लेकर एफेक्टेड एरिया पर लगा लें और अच्छे से मालिश करें। 4. दर्द कोई भी हो, हल्दी का दूध उस दर्द को खींचने का काम करता है। ऐसे में मोच आने पर हल्दी का दूध जरूर पिएं। ये पेन किलर जैसा काम करता है। 5. हल्दी के पेस्ट को मोच वाली जगह पर लगाएं और 2 घंटे के लिए छोड़ दें। 2 घंटे बाद गुनगुने पानी से साफ कर लें। 6. जोड़ को अपनी प्राकृतिक दशा में लाकर उस पर खींचकर पट्टी बांधें और उसे पानी से तर रखें। इससे भी आराम न मिलने पर पट्टी फिर से खोलकर बांधें। अगर मोच का दर्द परेशान कर रहा है, तो 1 ग्लास गर्म दूध में ½ टेबलस्पून फिटकरी मिलाकर पी लें। आप देखेंगे कि इसका सेवन करते ही मोच के दर्द में काफी राहत मिलेगी। रक्तस्राव का प्राथमिक उपचार। रक्तस्राव का प्राथमिक उपचार: 1. घायल को हमेशा ऐसे स्थान पर स्थिर रखें जिससे रक्तस्राव का वेग कम रहे। 2. अंगों के टूटने की अवस्था को छोड़कर अन्य सभी अवस्थाओं में जिस अंग से रक्तस्राव हो रहा हो उसे ऊंचा रखें। 3. कपड़े हटाकर घाव पर हवा लगने दें तथा रक्तस्राव के भाग को उंगली से दबाकर रखें। 4. बाहरी वस्तु जैसे शीशा, कपड़े के टुकड़े, बाल आदि को घाव में से निकाल दें। 5. घाव के आसपास के स्थान पर जीवाणुनाशक तथा बीच में रक्तस्राव विरोधी दवा लगाकर रुई, गाज या लिंट रखकर बांध देना चाहिए। कृत्रिम शवांस। कृत्रिम शवांस एक नकल शवांस की तरह है
जो कि शरीर में संपूर्ण वायु संचार करवाता है। इसका मतलब यह होता है कि जब कोई इंसान खुद सांस नहीं ले पा रहा है या खुद से सांस लेने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये धड़कते हृदय या हृदय पुनर्जीवन बीमार लोगों के लिए भी, तब हम ये प्रक्रिया करते हैं। फुफ्फुसीय वायु संचार कोई भी हस्तचालित तरीके से किया जा सकता है, या तो बीमार आदमी के मुंह से हवा भरो उसके फेफड़ों में या फिर किसी यंत्र के द्वारा सांस की विधि का प्रयोग करें। ये विधि ज्यादा लाभकारी है दूसरी विधियों के तुलनात्मक, जैसे कि सिल्वेस्टर विधि, इसको मुंह से मुंह पुनर्जीवन या चलती भाषा में जीवन चुंबन भी कहते हैं। कृत्रिम श्वास हृदय पुनर्जीवन की एक महत्वपूर्ण विधि है, इसलिए ये प्राथमिक चिकित्सा सहायता की एक आवश्यक विद्या है। कुछ स्थितियों में कृत्रिम श्वास अलग से भी प्रदर्शन किया जा सकता है, जैसे कि प्रायः डूब जाने जैसी स्थिति या पीड़ाहर दवाई की अतिमात्रा। कृत्रिम श्वसन आजकल स्वास्थ्य पेशेवरों तक ही सीमित कर दिया गया है, जबकि आम आदमी को सलाह दी जाती है कि हृदय को दबा के पुनः होश में लाने का कोशिश करना चाहिए। ये उन लोगों पे करना चाहिए जो ठीक से सांस न ले पा रहे हों या जिनको दिक्कत हो रही हो सांस लेने में। यांत्रिक वायु संचार में श्वास यंत्र के उपयोग से वायु को फेफड़ों के अंदर और बाहर किया जाता है जब वो इंसान सांस नहीं ले पाता तब तक, जैसे कि जब शल्य चिकित्सक द्वारा किया जाता है, सामान्य जब एक व्यक्ति अचेतनावस्था में रहता है। डूबने करंट लगने का प्राथमिक उपचार। डूबने करंट लगने का प्राथमिक उपचार, डूबे हुए व्यक्ति को कृत्रिम रीति से सर्वप्रथम श्वास कराएं तथा गीले कपड़े उतारकर उसका शरीर सूखे वस्त्रों में लपेटें। इसके पश्चात उसके पेट तथा फेफड़ों से पानी निकालने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। कृत्रिम श्वास देने के लिए उसे पेट के बल सूखी जमीन पर लिटाकर अपने शरीर के भार से उसके पीठ पर दबाव डालें। रोगी की पीठ पर दबाव पड़ने से उसके पेट तथा फेफड़ों में भरा पानी बाहर निकल जाएगा। अब प्राथमिक चिकित्सा करने वाले को रोगी को कृत्रिम श्वास देने की प्रक्रिया तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि रोगी की श्वास प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चालू न हो जाए। बिजली का शॉक मारने पर तुरंत बिजली का संबंध तोड़कर रोगी को कृत्रिम श्वास दिलाएं तथा उत्तेजक पदार्थों का सेवन कराएं। इलेक्ट्रिक शॉक कितना गंभीर है, यह करंट या वोल्टेज पर डिपेंड करता है। बिजली का झटका लगने पर जान भी जा सकती है। यह हार्ट अटैक का कारण भी बन सकता है, इसलिए इससे बचने के लिए जरूरी बातें जान लेनी चाहिए। 1. संभव हो तो बिजली का सोर्स बंद कर दें। अगर नहीं तो रोगी व्यक्ति को उससे दूर ले जाएं। 2. कार्डबोर्ड, प्लास्टिक या सूखी लकड़ी से ही बिजली स्विच को ऑफ करें। 3. अगर घायल रोगी सांस ना ले रहा, ना हिल रहा और ना ही उसकी नाड़ी चल रही है, तो तुरंत सीपीआर शुरू करें। 4. रोगी के कपड़े न हटाएं, उसके जले हुए स्थान को साफ भी न करें। जले हुए स्थान को पट्टी या साफ कपड़े से ढक दे, कंबल या तौलिए का इस्तेमाल न करें। 5. घायल व्यक्ति को ठंड लगने से बचाएं। ध्रुवपद जांच 2. प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स। प्राथमिक चिकित्सा किट या बॉक्स दवा आपूर्ति और उपकरणों का संग्रह है जो प्राथमिक चिकित्सा के लिए प्रयुक्त होता है। प्राथमिक चिकित्सा किट विभिन्न सामग्रियों का बना होता है, जो इस पर निर्भर करता है कि किट को किसने संग्रहित किया और किस प्रयोजन से। सरकार और संगठनों द्वारा सुझाए गए विभिन्न परामर्शों या कानूनों के कारण भी इसमें प्रादेशिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। प्राथमिक चिकित्सा किट को किसी भी तरह के बक्से या बैग में रखा जा सकता है। किट अक्सर टिकाऊ प्लास्टिक बक्सों, कपड़े की थैलियों या दीवारों पर टंगे छोटे बक्सों के रूप में मिलते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ने प्राथमिक चिकित्सा किट के लिए सफेद रंग के क्रॉस के निशान सहित हरा रंग मानक निर्धारित किया है, ताकि प्राथमिक चिकित्सा के जरूरतमंद उसे आसानी से पहचान सकें। प्राथमिक चिकित्सा पेटी में क्या होना चाहिए? प्राथमिक चिकित्सा पेटी या फर्स्ट एड किट बॉक्स आपके स्थान और व्यवसाय के हिसाब से निर्धारित किया जा सकता है। इसमें कुछ चीजें कम या ज्यादा हो सकती है, परंतु सामान्य तौर पर प्राथमिक चिकित्सा पेटी या फर्स्ट एड किट में निम्नलिखित चीजों का समावेश अवश्य करें। एक, प्राथमिक चिकित्सा पुस्तिका। प्राथमिक चिकित्सा कैसे करते हैं और प्राथमिक चिकित्सा पेटी में रखी हुई चीजों का उपयोग कैसे करते हैं, इसकी जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से या बाजार में उपलब्ध प्राथमिक चिकित्सा पुस्तिका को रखना जरूरी है। 2. रुई। प्राथमिक उपचार के लिए सबसे पहले उपचारकर्ता के पास साफ रुई होनी चाहिए। यह रुई घायल व्यक्ति के शरीर के जो अंग कटफट गए हो या जिनमें से खून निकल रहा हो, इन्हें साफ करने के काम में आती है। 3. गॉज। उपचारकर्ता के पास साफ गॉज होना चाहिए। यह गॉज जख्म आदि को बांधने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। 4. बड़ी पट्टियाँ। बड़ी पट्टियाँ घाव या मोच पर बांधने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। बड़ी तिकोनी पट्टियाँ पीड़ित व्यक्ति के जख्मी या टूटे हुए हिस्से को सहारा देने के लिए उपयोग में आती है। 5. पिन। उपचारकर्ता के पास कुछ पिन होनी चाहिए। इन पिनों की सहायता से पीड़ित अंग पर पट्टी बांधकर पिन की सहायता से रोका जा सकता है। 6. चिपकाऊ पट्टी। उपचारकर्ता के पास एक डॉक्टर टेप होनी चाहिए। इस टेप की सहायता से कटेफटे स्थान पर रुई रखकर चिपकाई जाती है। 7. कैंची। उपचारकर्ता के पास एक कैंची होनी चाहिए। यह कैंची पट्टी को काटने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। 8. दस्ताने। पीड़ित व्यक्ति के रक्त अथवा शरीर द्रव से उपचारकर्ता के बचाव के लिए दस्ताने पहनना जरूरी है। 9. चिमटी। कांच आदि चुभ जाने पर उसे निकालने के लिए चिमटी का प्रयोग किया जाता है। 10. गर्म पानी की बोतल। इस बोतल में गर्म पानी डालकर पीड़ित अंग पर शेक देने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। 11. बर्फ की टोपी। अधिक तेज बुखार में सिर पर रखने के लिए बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है। 12. टॉर्च। अंधेरे में देखने के लिए मशाल, फ्लैश लाइट अथवा टॉर्च होना जरूरी है। 13. जीवनिरोधक मलहम। जख्म पर लगाने के लिए बीटाडीन या सोफ्रामाइसिन मलहम। 14. जीवनरोधक द्रव। रोगानुरोधकों को और भी प्रभावी बनाने के लिए गंदे जख्मों को सेवलॉन, डिटॉल या हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे द्रव से साफ करना जरूरी होता है। 15. तापमापक थर्मामीटर। पीड़ित के शरीर का तापमान मापने के लिए तापमापक जरूरी है। 16. फोन नंबर। डॉक्टर अथवा अन्य विशेष व्यक्ति अथवा आपातकाल नंबर से आपातकाल के समय तुरंत संपर्क करने हेतु जरूरी है। 17. दवा। प्राथमिक उपचार करते समय उपचारकर्ता के पास ये सारी सामग्रियां होने के साथ साथ कुछ दवाइयां भी होना जरूरी है, जैसे दर्द दूर करने वाली दवाइयां जैसे कि पैरासिटामोल, डिक्लोफेनेक इत्यादि। दिल का दौरा आदि पड़ने पर आराम के लिए कुछ दवाइयां जैसे सोर्बिट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन इत्यादि। अस्थमा का दौरा कम करने वाली दवा जैसे डेरिफाइलिन, साल्बुटामोल, अस्थलीन, इन्हेलर इत्यादि। दस्त रोधी दवा जैसे लोपेरामिड, लोमोटिल, रिनीफोल, ORS अर्थात जीवन रक्षक घोल इत्यादि। ध्रुवपद जांच। 3. प्राथमिक सहायता के प्रदर्शन। प्राथमिक सहायता के प्रदर्शन। प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण पूरा हो जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी को प्राथमिक चिकित्सा का प्रदर्शन करके दिखाना अनिवार्य होता है, जिसमें से कुछ मुख्य प्रदर्शन निम्नलिखित है। 1. चोट लगने पर मरहम पट्टी का प्रदर्शन। 2. खपच्चियों के सहारे टूटी हड्डियों को हिलने से रोकने के लिए प्रदर्शन।
3 चोट खाए भाग को सहारा देने के लिए झोली बनाने में। 4 रक्त प्रवाह को रोकने के लिए प्रदर्शन। 5 सूजन को बढ़ने से रोकने के लिए प्रदर्शन। 6 रोगियों को उठाने और ले जाने के लिए प्रदर्शन। पट्टी बंधन व पट्टियों के प्रकार। यहाँ हम प्राथमिक चिकित्सा के दौरान उपयोग की जाने वाली कुछ मुख्य प्रकार की पट्टियों और उनके विशिष्ट उपयोग के मामलों पर एक नज़र डालेंगे। 3 सामान्य प्रकार की पट्टियाँ त्रिकोणीय पट्टियाँ, रोलर पट्टियाँ और टेल्ड पट्टियाँ हैं। तिकोनी पट्टी चौकोर कपड़े को कर्णवत 2 भागों में काटने से बनती है। स्काउट गाइड का स्कार्फ तिकोना होता है, इसलिए जरूरत पड़ने पर स्काउट गाइड अपने स्कार्फ को पट्टी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसे 2 तरह से प्रयोग किया जा सकता है। घाव या चोट को ढकने के लिए तथा टूटी हड्डियों को हिलने से रोकने के लिए। छोटा या बड़ा झोला हाथ या भुजा को सहारा देने के लिए लटकन के रूप में झोला बनाया जाता है, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। पांव की पट्टी पैर का पंजा तिकोनी पट्टी के नोक वाले भाग की ओर रखकर पट्टी की नोक को उलट दो, दोनों सिरों को लपेटकर आगे की ओर पट्टी की नोक पर रीफ नॉट से बांध दो। अब नोक को रीफ नॉट को ढकते हुए सेफ्टी पिन लगा दो, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। सिर की पट्टी तिकोनी पट्टी की दोनों भुजाओं को 1.5 इंच मोड़कर बीच में से माथे पर रखकर नोक को सिर के करते हुए भुजा को नोक को दबाते हुए माथे पर लाकर रीफ नॉट से बांध दो। पीछे की नोक को ऊपर की ओर पलटकर सेफ्टी पिन लगा दो, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। घुटने की पट्टी भुजाओं के आधार को 2 इंच मोड़कर घुटने को पट्टी के बीच में लेते हुए नोक को घुटने के ऊपर की ओर रखते हुए तथा दोनों भुजाओं को घुटने के पीछे से घुमाते हुए घुटने के ऊपरी भाग पर रीफ नॉट लगा दो। फिर नोक को नीचे की ओर मोड़कर सेफ्टी पिन लगा दो, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। लंबी पट्टी यह दवा की दुकान पर आसानी से मिल जाती है। इसकी चौड़ाई 2 इंच से 6 इंच तक हो सकती है। इस पट्टी का प्रयोग घावों को बांधने के लिए किया जाता है। प्राथमिक उपचार में मरीज को सावधानी पूर्वक दुर्घटना वाले स्थान से हॉस्पिटल या अन्य साथ पर ले जाने के लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित तरीकों से आप रोगी को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। रोगी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। 1. 2 हाथ की सीट साधारण चोट की दशा में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसमें स्काउट गाइड अपने बाएं हाथ से दूसरे स्काउट गाइड का दाहिना हाथ अपनी मुट्ठी से पकड़ लेता है। वैसा ही दूसरा स्काउट गाइड अपने दाहिने हाथ से करता है। इस प्रकार की सीट पर मरीज को बैठाकर दूसरे साथ पर ले जाते हैं। जैसा चित्र में दर्शाया गया है। 4 हाथों की सीट इस विधि से भारी शरीर वाले मरीज को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इसमें पहले एक स्काउट गाइड अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं हाथ की कलाई को मजबूती से पकड़ता है। दूसरा स्काउट गाइड भी ऐसा करता है। फिर पहले वाला दूसरे वाले का दाहिना हाथ अपने बाएं हाथ से मजबूती से पकड़ता है, ऐसा ही दूसरा करता है। इस प्रकार की सीट पर मरीज को बैठाकर दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। लाठियों और चादर, कंबल या दरी का स्ट्रेचर यह बहुत आसान तरीका है। इसका इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब आपके पास चादर, कंबल, दरी और लाठी उपलब्ध हो। इसको बनाने के लिए चादर, कंबल या दरी को जमीन पर बिछा दे, फिर 2 लाठियों को लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बराबर से चादर, कंबल या दरी पर बीच में रख दें।
फिर चादर, कंबल या दरी के एक हिस्से को उठाकर दूसरी लाठी पर पलट दे। ऐसा ही दूसरी ओर से करें, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। लाठी और कमीज का स्ट्रेचर। यह स्ट्रेचर बनाना बहुत आसान है। इसमें दो कमीज या कोट या जैकेट की आवश्यकता होती है। इसमें कमीज के बटन बंद करके दोनों लाठियों पर बाजू में से निकालकर चढ़ा दी जाती है, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। 5. यदि वाहक अकेला हो तो मरीज को दूसरी जगह ले जाने के लिए उसके द्वारा निम्न तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। का पीठ पर लादना। मरीज की कमीज के ऊपर के बटन खोलकर उसकी पीठ की तरफ से पूरा हाथ कॉलर से निकालकर मरीज को अपनी पीठ पर लाद सकते हैं। ख फायरमैन लिफ्ट। रोगी को कंधे पर इस प्रकार लादो कि आप अपना दाहिना हाथ उसकी टांगों के बीच से निकालकर रोगी के हाथ को पकड़ ले, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। ध्रुव पद जांच 4 अनुमान लगाना। अनुमान लगाना। अनुमान लगाना क्या है? हम कुछ चीजों के बारे में उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखकर या अनुभव करके सीखते हैं। इसके विपरीत, जब हम अनुमान लगाते हैं तो हम साक्ष्य और तर्क के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। हम अपने ज्ञान और अनुभव को मौजूदा स्थिति पर लागू करके चीजों का पता लगाते हैं। अनुमान लगाने के बारे में कुछ और बातें। एक अनुमान लगाने के लिए उपलब्ध जानकारी के साथ साथ अपनी पृष्ठभूमि की जानकारी का भी इस्तेमाल करना होता है। 2. अनुमान लगाने से किसी समस्या का समाधान कहाँ हो सकता है, यह पता चलता है। 3. अनुमान लगाने से यह भी पता चलता है कि हमारी सोच स्पष्ट थी या नहीं। 4. अनुमान लगाने के लिए तर्कसंगत अवलोकनों के लिए स्पष्टीकरण बनाना होता है। 5. अनुमान लगाने के लिए औपचारिक तर्क का इस्तेमाल किया जाता है। 6. अनुमान लगाने के लिए मौजूद डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। अनुमान लगाने के कुछ उदाहरण: किसी वाक्य में अनुमान लगाना, किसी रिश्ते में अनुमान लगाना, किसी स्थिति में अनुमान लगाना, किसी भाषण में अनुमान लगाना, किसी पाठ में अनुमान लगाना। स्काउटिंग में अनुमान लगाना एक महत्वपूर्ण अभ्यास है जिसका उपयोग स्काउट्स और गाइड्स को स्काउटिंग के कार्यक्रम जैसे कैंपिंग, ट्रैकिंग, हाइकिंग, प्राथमिक उपचार इत्यादि में करना पड़ता है, जिसके कुछ उदाहरण आगे बताए जा रहे हैं। नेपोलियन या पीकैप विधि। यदि किसी नहर या नदी की चौड़ाई नापनी हो तो इस विधि से आसानी से मापा जा सकता है। इसके लिए एक पीकैप की आवश्यकता होगी। नदी किनारे खड़े होकर अपनी केप को इतना ऊपर या नीचे करिए कि आपको केवल नदी का दूसरा किनारा ही दिखाई दे। अब स्वयं को दाईं या बाईं ओर घुमा दीजिए। जहां आप खड़े हैं, एक निशान वहां तथा दूसरा निशान वहां जहां आपकी केप से आपकी आंखें टिकती है, वहां जो निशान बनता है। अब इन दोनों निशानों के बीच की दूरी माप लीजिए। यही दूरी नदी या नहर की चौड़ाई होगी, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। त्रिभुज विधि। नदी या नहर की चौड़ाई नापने का यह रेखागृत का तरीका है। इसके लिए नदी के इस किनारे खड़े होकर दूसरी ओर किसी पेड़ या झाड़ी को अपना खचिना अंकित करें। अब नदी के इस ओर उसी की सीध में खचिना अंकित करें। इसके बाद उसी जगह से बाएं या दाएं 12 कदम चलकर गचिन्ह अंकित करें। अब फिर 12 कदम आगे बढ़कर एक चिन्ह अंकित करें। अब चिन्ह से बाईं या दाईं ओर समकोण बनाते हुए इस प्रकार आगे बढ़े कि पहले लगाए गए चिन्ह ख और ग एक सीध में दिखाई दे। इस चिन्ह का नाम च रख लें। अब च और घ की दूरी नदी की असली चौड़ाई होगी, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। पेंसिल विधि। यदि किसी पेड़ या खंबे की ऊंचाई नापनी हो तो इसके लिए पेंसिल विधि का प्रयोग होता है।
इसके लिए जिसकी आपको ऊंचाई नापनी है उसकी दूरी अपने कदमों से नाप ले। फिर अपने किसी अन्य साथी को उतने कदमों की दूरी पर खड़ा कर दे तथा उसकी ऊंचाई का मापक पेंसिल से ले लें। अब अपने हाथ को सीधा करके पेंसिल से उसको देखें। पेंसिल के जितने भाग पर उसकी ऊंचाई पूरी होती है वहां एक चिन्ह लगा ले। जिस जगह आपने पेंसिल पर चिन्ह लगाया है वह उस साथी की ऊंचाई के बराबर है। अब उस निशान से उस पेड़ या खंबे को देखें जिसकी ऊंचाई आपने नापनी है। सबसे पहले तल से नापना शुरू करें। इस प्रक्रिया को तब तक करें जब तक आप शीर्ष तक नहीं पहुंच जाते। अब जितनी बार पेंसिल को नापने में इस्तेमाल हुआ उसको नोट कर ले तथा उसके टोटल को अपने साथी की ऊंचाई से गुणा कर दे। यही लगभग असली ऊंचाई है जैसा चित्र में दर्शाया गया है। ध्रुव पद जांच 5 पारिवारिक सहयोग। पारिवारिक सहयोग। जीवन का सामान्य और मुख्य उद्देश्य सुख शांति से जीवन जीना माना जाता है। परिवार सुखी है जिसके सभी सदस्य प्रेम से रहते हों तथा आपस में एक दूसरे का ध्यान रखते हों। माता पिता कितनी कड़ी मेहनत से घर का खर्च चलाते हैं। माता अपनी संतान के लालन पालन में कितना कष्ट झेलती है। माता पिता हमें हमारी जरूरत का सब कुछ देते हैं। हम भी कुछ देना सीखें। उनकी सेवा करना सीखें। उनके काम में हाथ बटाना सीखें। उनके प्रति कृतज्ञता जताना सीखें। अंशकालिक कार्य पार्ट टाइम जॉब करके कुछ धन कमाकर घर में दें जिससे माता पिता को थोड़ी राहत मिले। सेकेंडरी विद्यालयों में अंशकालिक कार्य से जुड़ी शिक्षा दी जाती है। काम कोई भी क्यों ना हो उसे करने में शर्माना नहीं चाहिए। काम करने से जो आमदनी आपको प्राप्त होगी उससे आपको आवश्यक खर्च करने में तंगी नहीं रहेगी। आपके समय का सदुपयोग होगा। सामाजिक जीवन का एक अनुभव भी आपको प्राप्त होगा। रोवर रेंजर रूप में आपको अपने घर के कार्यों में सहयोग देना चाहिए। माता जो लगातार काम करती है उनके कार्यों में सहयोग दें। यदि घर में कोई व्यवसाय है तो उसमें सहयोग दें। घर की टूट-फूट की मरम्मत करें। छोटे भाई बहनों को पढ़ाएं। बाजार से जरूरत का सामान लाने में सहयोग दे। घर में साफ सफाई, भोजन पकाना, पानी भरना, बर्तन साफ करना, सब्जी काटना, कपड़े धोना, बिखरी हुई चीजों को सजा के रखना इत्यादि कार्यों में सहयोग दें। इन कार्यों को करने से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, साथ ही माता पिता का प्यार भी मिलेगा तथा वे कार्य जो आप कुशलता से कर सकते हैं वे कार्य अवश्य करें। पड़ोसियों की भी सहायता करें। इन सभी कार्यों को करने से आप में आत्मविश्वास जागेगा, साथ ही भविष्य का निर्माण भी होगा तथा आपके घर में हमेशा खुशहाली रहेगी। ध्रुव पद जांच 6 आग जलाना व बुझाना। आग जलाना व बुझाना। आग जलाना का मतलब है किसी चीज को जलाना, जबकि आग बुझाना का मतलब है पहले से लगी आग को कम करना या बुझाना। आग बुझाने के लिए आग में मौजूद ऑक्सीजन, ऊष्मा या ईंधन में से किसी एक घटक को हटाना होता है। प्रत्येक रोवर रेंजर को आग जलाना व बुझाना आना चाहिए। इसके लिए निम्न में से 3 का प्रशिक्षण अनिवार्य है। 1. अधिक से अधिक माचिस की 2 तीलियों से खुले में आग जलाना। 2. आग बुझाना व आग से सावधानियां बरतना। 3. आग बुझाने के लिए पानी या रेत का प्रयोग सही ढंग से करना। 4. सूखी घास में आग लगने से रोकना। 5. घर में गैस रिसने पर उपाय। आग जलाना। खुले में आग जलाना एक कला है। रोवर रेंजर को खुले में आग जलाने के लिए केवल 2 माचिस की तीलियां मिलती है। प्रत्येक रोवर रेंजर को 2 माचिस की तीलियों से आग जलानी पड़ती है, वो भी कागज या मिट्टी का तेल या पेट्रोल का प्रयोग किए बिना।
इसके लिए रोवर रेंजर को आग जलाने के लिए सूखा घास, टहनियाँ, पत्ते, लकड़ियाँ इकट्ठा करना चाहिए। लकड़ियों को चाकू से छीलकर छीलन तैयार करें। आग जलाने के लिए उपयुक्त स्थान का चुनाव करें। स्थान छायादार हो, पेड़ के नीचे या तंबू के पास ना हो, आसपास मधुमक्खी का छत्ता ना हो, आसपास सूखी घास ना हो। आग जलाने के लिए ढेरी बनाइए। नीचे छोटी टहनियाँ व लकड़ी की छीलन लगाएं व उसके आसपास थोड़ी मोटी या बड़ी लकड़ियां लगाएं। ढेरी का ढांचा तिकोना होना चाहिए, उसके बीच में सूखे पत्ते व टहनियां हो, शीघ्र आग पकड़ने के लिए। हवा जिधर से आ रही हो उस तरफ पीठ करके बैठ जाए। टांगों के बीच झुककर दोनों हाथों की आड़ लेते हुए ढेरी के पास ले जाकर दियासलाई जलाइए और ढेरी में आग लगाइए। आग आसानी से जल जाएगी तथा इसका अभ्यास करें। आग बुझाना। आग जलाने के लिए 3 वस्तुओं का होना अनिवार्य है। यदि इनमें से कोई भी वस्तु नहीं होगी तो आग नहीं जलेगी। ईंधन, हवा और ताप। अगर इन तीनों में से कोई वस्तु हटा दी जाए तो आग नहीं जल सकती। इसलिए आग बुझाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इन 3 वस्तुओं में से किसी वस्तु को अर्थात ईंधन, हवा और ताप में से किसी एक का असर खत्म कर दिया जाए तो आग बुझ जाएगी। आग लगने पर क्या करना चाहिए? 1. आग लगने पर धैर्य रखें और जल्द से जल्द हाल खाली करें। 2. आग लगने की सूचना तुरंत फायर या पुलिस कंट्रोल रूम को दें। 3. आग बहुत बड़ी हो या फैल रही हो तो इमारत खाली कर दें और अग्निशमन विभाग को बुलाएं। आग बुझाने के तरीके। 1. पानी डालकर आग बुझाई जाती है। पानी डालने से आग का तापमान कम हो जाता है और आग का फैलाव रुक जाता है। 2. मिट्टी, रेत या गैर ज्वलनशील कंबल का इस्तेमाल करके भी आग बुझाई जा सकती है। 3. बिजली से लगी आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है। 4. अगर अग्निशामक यंत्र नहीं है तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जा सकता है। 5. आग बुझाने के लिए जलती हुई वस्तु को अलग किया जा सकता है। आग लगने के कारण। 1. जलती हुई आग या अधबुझी माचिस की तीली या जलती हुई बीड़ी, सिगरेट आदि फेंक देना। 2. कूड़े-कचरे में आग की चिंगारी का पहुंचना। 3. दीपक, तेल के लैंप एवं स्टोव का लापरवाही से प्रयोग करना। 4. टेरिलीन, नाइलोन, रुई, ऊन, सेल्यूलाइड, मिट्टी का तेल जैसे ज्वलनशील वस्तुओं का आग के संपर्क में आना। 5. गैस लीक होने पर, बिजली में शॉर्ट सर्किट होने पर, लापरवाही से आतिशबाजी जलाने पर। आग पर नियंत्रण कैसे करें? आग पर नियंत्रण कैसे करें? 1. तेजी से जलने वाले सामान को दूर हटाएं। 2. लाठी या पेड़ की हरी टहनियों से आग को पीटिए। 3. पानी से आग बुझाने की कोशिश करें। 4. पेट्रोल की आग पर बालू या मिट्टी फेंकिए। ऐसी आग पर पानी का उपयोग कभी नहीं करें। 5. आग बुझाने वाले सिलेंडर का प्रयोग करें। 6. बिजली के तारों में आग लगने पर मेन स्विच बंद करें। 7. आग लगने पर तुरंत दमकल केंद्र को फोन मिलाएं। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी
भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख। कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख, जो उड़ना है तुझे ऊंचा पलों को